कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर हम देश के प्रधानमंत्री से हम लड़ाई लड़ लेते हैं, हमारी पर्सनल व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो सब लोग एक दूसरे को चाहे तो ही हुआ है। सीट के लेके थोड़ा अनमन था। देश के प्रधानमंत्री को अगर अपना स्क्रिप्ट बदलने पड़ रहा है तो मेरी अपनी ताकत दिखता है कि हम यहाँ पे लीडर का जगह छोड़कर अपने आप को यहाँ पे लीडरशिप छोड़कर मैं उनके पीछे चला जाऊंगा। वो चिराग पासवान जी हनुमान बने थे, देखे ना उसको क्या बना दिए, बंदर बना दिए। तो हमको दूध और मछली दोनों दीजिए, हम आपको खा के दिखा देंगे। मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में उतना अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं अपना काम के पीछे लगता हूँ। हम तेज प्रताप जी को नहीं जानते, हम तो चौधरी जी को जानते हैं। मुकेश जी, कह सकते हैं कि महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री आने वाले समय में कैसा लग रहा है? बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। कभी कल्पना नहीं किए थे कि एक बिहार जैसे प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश जहाँ 13 करोड़ की आबादी हो और यहाँ पे एक मल्लाह अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सके, ये खुशी प्राप्त होता है। लेकिन ये यहाँ यूं ही नहीं हम पहुँचे। हम पिछले 11-12 साल से लगातार संघर्ष किए हैं। सिर्फ मैं अकेले नहीं, हमारे लाखों कार्यकर्ता, लाखों हमारे सपोर्टर, हमारे अपने समुदाय के लोगों ने संघर्ष किया है और सन ऑफ मल्लाह को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज एक राज्य में गठबंधन के तहत एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। तो हमें काफ़ी खुशी है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कोई हमारा जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है। सरकार का हिस्सा मैं बनूंगा और सरकार में निश्चित तौर पे निषाद मछुआरा समुदाय के लोग जहाँ मानते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, तो इसमें हमारे लोगों का क्या भागीदारी होंगे, वो भागीदारी सुनिश्चित हुआ है। और निश्चित तौर पे जब सुनिश्चित हुआ है तो हमारे लोग जो है उतने मेहनत करेंगे, काम करेंगे और सुनिश्चित को जो है वो 100% कन्वर्ट करेंगे और बहुत अच्छा रहा, सब सरकार बनेगी और उसमें निषाद मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन आपका जो डिप्टी सीएम तक घोषणा तक का जो सफर रहा, मतलब बहुत कांटों से भरा रहा। तो आसान क्या रास्ता होता है, और मल्लाह का बेटा कांटों भरे रास्ते पे चलने का ही नाम है सन ऑफ मल्लाह। तो हमेशा ज़िंदगी में हमने हर चुनौती का सामना हमने किया है, कभी हमने हार नहीं माना है। हम जब गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए, 900 रुपया महीने पे नौकरी का हमने अपने करियर को स्टार्ट किया और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था। और लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक आदमी जो है पीछे मुड़ के देखता है, सब लोग आगे बढ़ चलने का कोशिश करते, लेकिन उसमें से मैं हूँ कि जब इतने सफल होने के बावजूद भी मैं पीछे मुड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं बॉम्बे का ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर अपने राज्य में अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है और कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होगा। और हमें तो खुशी प्राप्त होता है। हम तो दशरथ मांझी को अपना आदर्श मानते हैं कि उन्होंने जिद ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से हमने भी अपनी ज़िंदगी में हर वो काम हमने किया, जिद बना के। हमने गरीबी से लड़कर हम गरीबी से बाहर निकल गए। हमने लड़ाई लड़कर एक राज्य में स्थापित लीडर बन गए। हमने लड़ाई लड़कर हम देश के प्रधानमंत्री से हम लड़ाई लड़ लेते हैं। हमारी पर्सनल व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे 2 कट्ठा ज़मीन कहीं हड़प लिए हैं। हमारे विचार की लड़ाई है। हमारा मानना है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उनका दायित्व है कि निषाद समुदाय को आरक्षण रिजर्वेशन देने का। अब वो नहीं दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो कुर्सी पे वो बैठे वहाँ पे उनको करना है, नहीं कर रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। और कल उस कुर्सी पे जो भी लोग बैठेंगे उनसे हम लड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप ठीक है, आप मनवा लिए अपने महागठबंधन में कि आप डिप्टी सीएम के उम्मीदवार जब तक हमने मनवाया नहीं, हमारे सहयोगी दल सहज होके और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा को घोषणा की है। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होता। तो सब लोग एक दूसरे को चाहे तो ही हुआ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। सहज तो नहीं थे? नहीं नहीं, क्योंकि सहज देखिए थे। 11 बजे आपने एक मैसेज डलवाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि थोड़ा दबाव बन सके। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव सीट के लेके थोड़ा अनमन था, नंबर को लेके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए कभी विवाद नहीं रहा। मैं आपको कहता हूँ जो चीज़ सही है तो सही है। नंबर को लेके था कि हम चाहते थे कि अच्छे नंबर पे लड़े और वो नंबर पॉसिबल नहीं हो पाया। जो भी नंबर तय हुआ उससे मैं सहमत हूँ, खुशी प्राप्त करता हूँ अपने आप में और निराश भी नहीं हूँ। एक मल्लाह का बेटा कल तक टिकट मांगता था, चप्पल घिस देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज हम टिकट बांट रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। ये बात सही है कि हमें 35 सीट, 40 सीट, 30 सीट बांटना था, नहीं बांटे, लेकिन 15 तो बांटे हैं, तो ये खुशी है। आप जब लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका किया था तब आप 60 सीट पर थे। अचानक आप 15 पे आ गए, उसमें भी 1-2 आपका नॉमिनेशन रद्द हो चुका है, तो यानी आप 13 पे आ गए। तो मतलब कहाँ, मतलब 60 कहाँ 13, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने क्यों समझौता किया?
विचार। और रहा कि हम जब मन बना लिए कि भाजपा को बिहार से भगाना है, महागठबंधन के साथ रहना है, तो यहाँ सीट मायने नहीं रखता है, यहाँ विचार मायने रखता है। हमने ठान लिया कि बिहार के युवा को बिहार में नौकरी मिले, ये हमने ठाना है, तो इसके लिए सीट मायने नहीं रखता। हमने ठाना है कि माँ बहन को मान योजना के तहत 2,500 रुपया देंगे, सरकार बना के लालू जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ना है, ये हमने ठाना है, तो इसके लिए सीट मायने नहीं रखता। हाँ, जरूर हमने मार्च महीने में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक ब्लूप्रिंट बना था कि भविष्य में हमारी पार्टी कहाँ दिखेगी, तो इसके लिए हमने 60 सीट का एक लकीर खींचा था कि यहाँ तक हमारी पार्टी पहुँचेगी। सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, हम सपना देखते हैं तो सपना साकार करने का क्षमता रखते हैं, सीट मायने नहीं रखता है। और हर पार्टी का ये सोच होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, लेकिन इन दे जाके हम अच्छे नंबर पर लड़े हैं। हम मांझी जी से तो बेहतर लड़ रहे हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा जी से बेहतर लड़ रहे हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनसे हम डबल तिबल नंबर पर लड़ रहे हैं, तो ये उपलब्धि है हमारी। आप एक भीष्म पितामह की तरफ प्रतिज्ञा किए थे जिस दिन आपका अनाउंसमेंट हुआ था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी ने आपके सारे विधायकों को खरीद लिया और आप ले नहीं गए, खरीद लिया, जो भी आप कहें, और आज उसके कारण आप एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन चुके हैं। वो रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था, तो आपने ऐसा प्रतिज्ञा क्यों किया? आपको पता है बीजेपी के खिलाफ प्रतिज्ञा कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? और रहा कि इस देश में हमें हमारे पूर्वज तो अंग्रेज से लड़ाई लड़े हैं, अंग्रेज को मार के भगा दिए हैं, तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस जो चीज़ कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे तब ना हराएंगे। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या हराएंगे? हम कोशिश करेंगे, हराएंगे, एक बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार नहीं, 3 बार में हराएंगे, लेकिन हराएंगे तो जरूर। एक ना एक दिन वो उसके ताकत कम होंगे, हमारी ताकत धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जिस रोज हमारी ताकत बढ़ जाएंगे उस रोज हरा देंगे। आपके बारे में ये भी चर्चा है कि मान लीजिए ये कोई नहीं कंफर्म कर सकता है, वो महागठबंधन में एनडीए हो, कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। हो सकता है, मतलब ये भी किया जा रहा है कि आप चुनाव के बाद कहीं 10 सीट जीत गए तो आप एनडीए के साथ मिल जाएंगे। हमारा हमेशा स्टेप वही होगा, हमारा पार्टी का हित होगा, राज्य का हित होगा, राज्य के नागरिक का हित होगा, गठबंधन का हित होगा, हमारा हमेशा यही हित होगा। आरोप लगाने वाले के ऊपर छोड़िए ना, आरोप क्या कर सकते हैं? सीता माता के ऊपर आरोप लगा दिया, उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो हम कौन सा खेत की मूली हैं? लोग को लगाना है, लगाने दीजिए, हम क्या है हमें पता है, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरी नहीं है। और रहा कि मुकेश सहनी के पास हमेशा लोग दाएं बाएं करके ऑफर दुनियादारी सब करते आए, लेकिन मुकेश सहनी पावर के लिए नहीं झुकते हैं। हाँ, बदलाव के लिए ज़रूर झुक सकते हैं, पावर के लिए कभी नहीं। पावर तो मेरे पास था ही, मैं मोदी जी को जिंदाबाद करता, अमित शाह को जिंदाबाद करता, योगी जिंदाबाद करता, यूपी जाके चुनाव नहीं लड़ता तो मैं अभी तक मंत्री बने रहता। मैं समाज का अंधकार में रखकर समझौता कर लेता तो मुजफ्फरपुर के सांसद होकर भारत सरकार में मैं मंत्री बने रहता। जो लोग हमारे पार्टी में रहकर इधर से उधर करते थे, आज वो भारत सरकार में मंत्री बने हुए। जो 2020 में हरीश सहनी हमसे टिकट लेकर हमको अपना नेता मान के मैदान में उतरा था, आज वो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। तो आज मुकेश सहनी को से टकराने के लिए बहुत सारे लोगों को आगे लाने का कोशिश कर रहे, सब लोडर को आगे लाने का कोशिश कर रहे, लोग कोई कामयाब नहीं हो रहे, लीडर के सामने कोई टिक ही नहीं रहे। आज वो अफसोस कर रहे हैं, परेशान है। कभी सोचते नहीं थे कि महागठबंधन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो जाएंगे मुकेश सहनी, और हो गए, तो आज वो परेशान है। देखिए उनके पूरे स्क्रिप्ट बदल चुका है बिहार में, पूरा लाइन लेंथ चेंज हो गया, अति पिछड़ा पे राजनीति हो गया, अति पिछड़ा पे भाषणबाजी होने लगा, कर्पूरी ग्राम जाने लगे हैं। तो ये हमारी ताकत है, हमारी उपलब्धि है, हम लोगों ने संघर्ष किया, और देश के प्रधानमंत्री को अगर अपना स्क्रिप्ट बदलने पड़ रहा है तो मेरी अपनी ताकत दिखता है। आपको कभी दुख होता है कि जिस तरीके से आपके 4 विधायक बने, वो चारों आपको छोड़ के चले गए? आपने बड़ी मेहनत की होगी उनको बनाने में, आपके जो साथ काम कर रहे थे वो जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा जो है बिहार में मंत्री हैं जो आपके साथ थे, तो आपको लगता है कि मतलब बेकार में आपने लड़ाई लड़ ली ऐसी? दुख नहीं होता, खुशी होता है कि मेरे पाठशाला से लोग निकल के भारत सरकार में मंत्री बन जाए। तो अब मुझे मुकेश सहनी को कमज़ोर करने के लिए ऐसा सोच रख के बनाए, तो मुझे खुशी होता है कि मैं, बताइए कितना पावरफुल हूँ मैं, कि एक भारत सरकार का मंत्री मेरे से लड़ने की वजह से बनाया जा रहा है। ठीक है, हम खुशनसीब हैं, हम खुश होते हैं कि अगला को एहसास होता है कि मुकेश सहनी को पार्टी विधायक खरीदेंगे, लेंगे, तभी हम बड़ा पार्टी बिहार में बनेंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी थी, हमारे विधायक मिलाने के बाद 1 नंबर की पार्टी बिहार में बने, तो हमें खुशी प्राप्त हुआ कि भाई चलो कम से कम 1 नंबर पे पहुंचने के लिए मुकेश सहनी का सहारा लेना पड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी, इतने बड़े पार्टी जो देश दुनिया का कह रहे हैं अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी है, और मुकेश सहनी का पार्टी विधायक लेने के बाद वो बिहार में नंबर 1 बन पाया।
तो ये खुशी है। बाकी रहा कि गम इस बात का है कि हम एक व्यवस्था में थे, लोकतंत्र में, पावर में थे, सिस्टम में थे, अपने लोगों को संरक्षण दे रहे थे। हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होता था, मारता पीटता था, गाली देता था। हमारे पास पावर था एसपी को फ़ोन करना, डीएम को फ़ोन करना, उस समस्या से उसको बाहर निकालने का ये पावर था। वो पावर सिर्फ हमसे छीन लिया गया। आज हमारे बेटी के साथ, समाज के बेटी के साथ बलात्कार कर दिया समस्तीपुर में। हम एसपी को फ़ोन लगाते रहे, नहीं उठाया। वो सोचा कि क्या है, इसके पास पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास जनता का पावर था। वही एसपी के पास हम गए और चूड़ी लेके गए, चूड़ी पहनाने के लिए गए। एसपी डर से अपना कार्यालय छोड़ के भाग गया। एक दिन पहले मुकेश सहनी के डर से उसको, आरोपी को अरेस्ट कर लिया। तो ये मेरा ताकत है। हम भले मंत्री नहीं है, लेकिन हमारे पास ताकत है जनता का, और हम एसपी हो या दुनिया के कितने भी ताकत हो, हम लड़ सकते हैं। तो आप इस बात का दावे के साथ कह सकते हैं कि कल के डेट में अगर आपकी सरकार, महागठबंधन चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको इतना दुख पहुंचाया, आपको इतना ठेस पहुंचाया, तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे किसी भी हालत में? देखो, वो लेंगे क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर होंगे, उनके पास बहुमत नहीं होगा, इसलिए लेंगे ना। मतलब वो क्यों लेंगे? वो लेंगे इसलिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होगा, वो कमज़ोर होंगे इसलिए। तो इसका मतलब हम मजबूत हैं। हम जब यहाँ लीडर है, डिप्टी सीएम ऑलरेडी घोषित हैं, और यहाँ पे हम मजबूत है, तो हम जाएंगे क्यों? हम यहाँ पे तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं। हम प्रोफाइल में रहेंगे कि भाई हमारे सीएम साहब हैं, और बंद कमरे में तो हमारे छोटे भाई हैं। और वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या औकात होगा? वो हमको मानेंगे लीडर? नहीं मानेंगे, वो लोडर मानेंगे। वो जो दिल्ली से जो फरमान होगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो भला इतना बुर्बक तो हम है नहीं। हम बम्बई जैसे शहर से, हम गांव से निकल के बम्बई शहर जैसे जगह पे अपने कामयाबी का झंडा गाड़ा, उसके बाद बिहार आए हैं। हम इतना तो बुर्बक नहीं है कि हम यहाँ पे लीडर का जगह छोड़कर, अपने आप को यहाँ पे लीडरशिप छोड़कर मैं उनके पीछे चला जाऊँगा। और वो लोग, जो लोग किसी का नहीं हो सकता है, वो चिराग पासवान जी हनुमान बने थे, देखे ना उसको क्या बना दिए, बंदर बना दिए, तो उसकी पार्टी उटी तोड़ के ख़त्म कर दिए। वो किसी का एहसान उपकार मानते हैं? नहीं मानते हैं। हमने बिहार में सरकार बना दिया, ईमानदारी के रास्ते पे चल के। हमारे पास ऑप्शन था डिप्टी सीएम बनने का, 4 विधायक को मंत्री बनाने का, 6 एमएलसी लेने का हमारे पास था, लेकिन हमने सोचा नहीं, हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन परिणाम क्या मिला? उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। तो भला हम उनके साथ क्यों जाएंगे? वो आपने देखा, वो सहयोगी, जिस सहयोगी दल को उंगली पकड़ के खड़ा होते, उसी को निकल जाते। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में पैर जमाए, उन्हीं को ख़त्म कर दिए। बिहार में नीतीश जी को उंगली पकड़ के बिहार में थोड़ा सा पावर में आए ये लोग, और देखिए आज नीतीश जी को कहाँ पे मजबूर कर दिए, कहाँ पहुँचा दिए। आज नीतीश जी के अगल बगल में जो लोग हैं, वो सब देखिए कि बीजेपी के लोग हो गए हैं। तो आपको इस बात का डर है कि कहीं नीतीश जी इस बार जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद नीतीश जी का राजनीति बहुत हद तक रहेगा, या इसी बार खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसमें चुनाव में सिर्फ मुखौटा बना के रखे हैं, और क्योंकि उनको पता है कि लालू जी का विचार यूं ही उससे टकरा नहीं सकता है भारतीय जनता पार्टी। उनको किसी ना किसी बैकवर्ड का चेहरा चाहिए, और वो बैकवर्ड का चेहरा नीतीश जी के थोप के अपना काम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। बिहार के जनता, राज्य के जनता सब मान चुका है कि नीतीश जी अभी कोई फैक्टर नहीं होगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार होना, बदलाव चाहिए लोगों को, और इसमें जनता हम लोग से आगे है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जय वीरू, मतलब तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जय वीरू के रूप में उभरे हैं। देखिए, अब फिल्मी डायलॉगबाजी तो हम नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनना है, छोटे भाई के नेतृत्व में, और बड़ा भाई साथ में एकदम चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे और सरकार बनाएंगे, और राज्य के भलाई के लिए, राज्य की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन आप लोगों का जोड़ी देख के तो यही लगता है कि एक आदमी मल्ला मछली के प्रेमी, एक आदमी यादव जी दूध के प्रेमी। मछली और दूध एक साथ तो पता है ना, नहीं खाया जाता है। तो कहीं आने वाले दिन में दिक्कत तो नहीं होगी? शरीर में क्षमता हो, ताकत हो, तो सब चीज़ पचाया जा सकता है। अगर हौसला बुलंद हो तो सब एडजस्टमेंट होता है। आप हमको दूध और मछली दोनों दीजिए, हम आपको खा के दिखा देंगे। अच्छा, मुकेश सहनी जी, आपको नहीं लगता है कि आप लोग सीट जो बंटवारा किए उसे बहुत टाइम लिए, बहुत घिचपिच हुआ, उसका कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा बहुत ग्राउंड पे दिख रहा है? एग्जाम्पल, आपका भाई जहाँ से लड़ रहे हैं वो गौराबराम सीट से, वहाँ से अभी तक जो आपका कैंडिडेट है आरजेडी का, वो सिंबल वापस नहीं किया है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। देखिए, अभी पुरानी बातों पे क्या जाना है, जो होना था जो बीत गया, वो अभी उस पर क्या जाना है। लेकिन कुछ जगह हमारे नुकसान दिख रहा है, तो कुछ जगह हमें फ़ायदा भी दिख रहा है, ठीक है। और समय के अनुकूल हम लोग चल रहे हैं, और अभी उस पर हम आगे नुकसान ज़्यादा ना हो, उस पर हम लोग काम करें। हमने कहा कि बहुत ऐसी जगह है कि फ़ायदा भी हो रहा है।
लेकिन एंड ऑफ द जाके जो आप कह रहे वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब 6-7 दल हो तो एक ही सीट पर 6-6 कैंडिडेट का डिमांड हो तो आगे पीछे हो जाता है। और सिर्फ मेरे गठबंधन में नहीं हुआ, सभी गठबंधन में हुआ। हम लोग तो बहुत हद तक बहुत आगे निकल गए। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम का नाम भी घोषणा कर दिया, एनडीए में वो भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, उनके इधर वो भी नहीं हुआ। उनके इधर कह रहे हैं कि सिर्फ नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और विधायक दल डिसाइड करेंगे सीएम कौन होंगे। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पे चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद फडणवीस साहब को सीएम बना दिए गए। तो ये सब जिसके पास स्क्रिप्ट हो उससे तो हम बेहतर हैं। रहा कि थोड़ी बहुत अनबन हुए, वो हमारे समय रहते सब चीज़ ठीक हो जाएगी। बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि 2% 2.5% वाले को मुख्यमंत्री, और जो मुस्लिम आरजेडी का कोर वोटर रहा है, यादव मुसलमान का पार्टी एमओआई कहा जाता था, उसको आप लोगों ने झुंझुना थमा दिया। तो देखिए, सबसे पहली बात, उनको तकलीफ किस बात का है? उसको मुस्लिम से कोई तकलीफ नहीं है। वो तो मुस्लिम को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं बीजेपी, ठीक है। उसको तो तकलीफ, पेट में दर्द ये है कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम कैसे बन जाएगा, कैसे उनका नाम पे सहमति बन गया। वो तो फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं, तो वो भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं। तो हमारे बिहार के मुसलमान भाई इतना नासमझ नहीं है। वो मजबूती से जो देश में भाईचारा को बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हैं। ये डिप्टी सीएम या सीएम हमारी जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत हम उस पर बैठेंगे और राज्य की तरक्की के लिए काम करेंगे। और हमने कहा कि हमारे गठबंधन में और भी डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम लोग सम्मान देंगे। हम A to Z कहने वाले लोग हैं। हम कोई 13 करोड़ जनता के बारे में सोचने वाले लोग हैं। हम सभी जाति सभी धर्म को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम बांटने वाला राजनीति नहीं करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में मुस्लिम चेहरा भी उप मुख्यमंत्री बन सकता वो है? क्या होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, हमारी अपनी रणनीति है। हमारे सहयोगी दल हम लोग आपस में तय करेंगे कौन किन सरकार में किनकी क्या जगह बनेंगे, सब हम लोग आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे। एक सवाल लेकिन उठता है कि आप चुनाव नहीं लड़े इस बार, तो आप उप मुख्यमंत्री के दावेदार कैसे होंगे? उसके लिए तो एमएलसी बनना पड़ेगा आपको। जी हाँ। हाँ, तो आपको पता है कितने विधायक बनने के बाद एक एमएलसी सीट? जब सरकार बन ही जाएंगे तो हमारे पास बहुमत होंगे, और जब बहुमत होंगे तो 6 महीने तक बन सकते हैं। बगैर एमएलसी का भी हम मंत्री बन सकते हैं। पिछली बार भी मैं ऐसा ही हुआ था, मैं चुनाव हार गया था और बगैर एमएलसी या बगैर विधायक हम मंत्री बने थे। वही परिस्थिति इसमें फिर इस बार भी बनेंगे, और फिर कोई ना कोई जगह खाली होगा, वहाँ से फिर एमएलसी बनेंगे। प्रशांत किशोर का जिस तरीके से वेव चला था बीच में, आप कह सकते हैं कि लग रहा था कि नहीं वो ठीक ठाक कर रहे हैं, अचानक उनका बैठ जाना, या मतलब वो चीज़ नहीं दिख रहा ग्राउंड पे, उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है? क्या ऐसा क्या हो गया? मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में उतना अध्ययन नहीं करता हूँ। मैं अपना काम के पीछे लगता हूँ। एज ए पत्रकार आप हैं, आप ज़रूर उसके बारे में सोचते होंगे कि वो हीरो है कि जीरो हो गए हैं, आप सोचते होंगे। अभी हम तो अपना लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। हम किसी को कोई फैक्टर नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारी सरकार बनना है, और बनने के लिए हम मजबूती से सरकार बनाने के लिए जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। मैनिफेस्टो भी आप लोगों ने जारी कर दिया, बड़े बड़े वादे हैं, तो कैसे पूरे होंगे? ये भी एक सवाल उठ रहे हैं। जब बड़ा वादा है तो बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ा सपना देख रहे हैं तो बड़ा सपना साकार करेंगे। हम लोग तो वही है ना, चट्टान को तोड़ के रास्ते बनाने वाले लोग हैं। जो काम असंभव है दूसरे के लिए, वो सब संभव करके हम लोग करने वाले लोग हैं। हम 30 फीट पानी के नीचे मछली होता है उसको पकड़ने वाले लोग हैं। तो असंभव काम को संभव करने का कोशिश तो करेंगे तब ना पूरा होगा। तो आपके नज़रिया से हो सकता है वो असंभव है, लेकिन मैं नहीं मानता वो असंभव है। तो अगर ठान लेंगे तो संभव करेंगे। हमारे दशरथ मांझी जी ने ठान लिया तो पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ठान लिया कि बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हो, तो उन्होंने पूरा किया। तो इसे हम लोगों ने ठाना है अगली पीढ़ी में कि हमें ये करना है तो करना है। उसके लिए हमारे पास लंबा समय है, हम करेंगे और बेहतर करेंगे, औरों से बेहतर करेंगे। आप इतना देश विदेश सब घूमे हैं, महानगर में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि शराबबंदी का बहुत बड़ा नुकसान है? आम लोग, गरीब लोग, या आज के डेट में अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो बहुत सारे लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग खरीदते तो हैं ही। आपको भी पता है कि ब्लैक में मिलता है, लोग पी भी रहे हैं, तो उसके बहुत सारे नुकसान तो लोग बिहार के लोग उठा रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव और आप, क्योंकि यंग हैं, आप लोगों को समझते हैं यहाँ की चीज़ों को, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग आएंगे तो इस पर विचार किया जाएगा, इसको समीक्षा की जाएगी? इस पे तो देखिए, नीतीश कुमार जी को समीक्षा करना चाहिए था, और जो उद्देश्य से उन्होंने शराबबंदी लागू किए, कानून लाए,
वो उद्देश्य जनता का हित का रहा और जनता के लिए सही रहा, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो इस पर निश्चित तौर पे रिव्यू करने की आवश्यकता है, उस पर मंथन करने की आवश्यकता है, कैसे उद्देश्य पूरा, उस पर काम करने की आवश्यकता है। ये हम लोग आने वाले समय में हम मानते हैं कि जो उद्देश्य से पूरा किया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इस पर हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग इस उद्देश्य को पूरा समझेंगे, इस जनता के बीच में जाएंगे, इससे लाभ क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सब जनता के बीच में जागरूक करेंगे और फिर जनता के मन में जो सवाल उठेंगे, जो बातें निकल के आएंगे, उसके अनुकूल हम काम करेंगे। हम ये मानते हैं कि शराबबंदी जो कानून है वो राज्य के गरीब पिछड़ा दलित के हित की बात है, लेकिन वो लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं है तो राज्य का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके लिए जहरीली शराब बन रहा है, गलत सलत दारू का व्यापार चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और इसके कारण जो लोग हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, जेल जा रहे हैं। तो ये एक सही करने के कारण कई गलतियां हो रही है। तो ये गलतियां हो रही, जो खामियां हैं, उसको कैसे दूर करना है, सरकार बनने के बाद सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे। अभी सरकार के इनसाइड स्टोरी क्या है वो तो अभी हम लोग सरकार में है नहीं कि हमें पता होगा। तो जब तक इनसाइड स्टोरी जब तक नहीं समझेंगे तो इस पर हम कोई बात नहीं रख सकते हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में तो आप जानते होंगे, अलग पार्टी बना लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमको सबको लगता था कि वो महागठबंधन से अलग है, लेकिन आप जिस तरीके से सुगौली में उनके कैंडिडेट को आप लोगों ने समर्थन दिया है, तो क्या माना जाए कि तेज प्रताप यादव भी आप लोग के साथ ही हैं? नहीं, ये मानने की ज़रूरी नहीं है। देखिए, वहाँ पे हमारे जिनको हमने प्रत्याशी बनाया था उनका नामांकन रद्द हो चुका है और रद्द होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। और वो जो लड़ रहे हैं वो चौधरी है, निषाद परिवार के लड़का है और वो उनकी पार्टी से लड़ रहे थे और हमारे ही समुदाय के लोग हैं, हमारे परिवार के लड़का है और हमें समर्थन, क्योंकि हम यूँ ही सीट तो छोड़ नहीं सकते, वो सीट वीआईपी पार्टी का है तो उस पर मेरा अधिकार क्षेत्र में आता था और हमने अपने समुदाय के बेटा को हमने समर्थन दिया है और हम चाहते कि वो जीत के विधायक बने। तेज प्रताप जी से बात हुई इस बाबत? नहीं, इसके लिए कोई बातचीत नहीं। बिना बात किए आप समर्थन दे दिए? हम तेज प्रताप जी को नहीं जानते, हम तो चौधरी जी को जानते हैं जो निषाद परिवार का बेटा है, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया है।